देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। G20 के सफल आयोजन के लिए जताया आभार। सीएम धामी ने पीएम मोदी को दी बधाई और भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है। वहीं G20 से वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ा है। विश्व वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति से परिचित हुआ है और वैश्विक स्तर पर भारत का कद भी बढ़ा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। G20 के सफल आयोजन को लेकर आभार जताया है। सीएम धामी ने पीएम मोदी को बधाई दी है। एक्स पे ट्वीट करते हुए ये बधाई दी है और भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को दुनिया ने देखा है। G20 से वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ा है और विश्व वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति से परिचित हुआ है। वैश्विक स्तर पर भारत का कद भी बढ़ा है। ये तमाम बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही गई है। एक्स पे ट्वीट करते हुए ये बातें उन्होंने कही है। और उत्तराखंड में बीजेपी बागेश्वर उपचुनाव जीतने के बाद उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो कल पहले चरण में टिहरी लोकसभा स्तर की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के सांसद, विधायक और लोकसभा के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इस बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे और उनकी तरफ से भी कुछ दिशा निर्देश और सुझाव पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि लोकसभा स्तर की इस बैठक के साथ साथ सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि आम जनता से पार्टी का जुड़ाव बना रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यक्रम के बाद दूसरे कार्यक्रम की तैयारी में लग जाती है और कल से हमारी लोकसभा स्तरीय बैठकें हैं। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की दृष्टिगत साथ साथ नगर पंचायत, नगर पालिका और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आगामी माह में चलने वाले कार्यक्रमों का स्वरूप तय करेंगे। कल प्रातः 9:30 बजे पहले लोकसभा के सांसद, हमारे जो राज्यसभा के सांसद जिन्हें जो जिला अडॉप्ट किया है उस जिले के सांसद, हमारे प्रदेश के लोकसभा के पदाधिकारी जो उस लोकसभा में रहते हैं और सारे विधायकों की बैठक हमारी कल से रहेगी। और जोशीमठ आपदा को लेकर उत्तराखंड में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। विधायक राजेंद्र भंडारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 400 से ज्यादा परिवारों को आपदा प्रभावित के रूप में चिन्हित किया गया है, लेकिन अभी तक केवल 80 परिवारों को मुआवजा दिया गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राजेंद्र भंडारी पर पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप लगाया है। जोशीमठ के अंदर पिछले 4 महीने से भारी आपदा आई हुई है। सरकार वादे और बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है, सपने भी बहुत दिखाती है, परंतु धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ है। केवल 80-82 परिवारों को मुआवजा दिया गया है और 400 से ऊपर परिवार जो है नामांकित है, रेखांकित है, आइडेंटिफाई है, उनको आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया। और ये बहाना लगाया जा रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। अब हकीकत क्या है ये तो सरकार जाने। जोशीमठ आपदा से बुरी तरह से ग्रस्त है, लैंडस्लाइड हो रही है, आज भी खिसक रहा है। क्या समाचार है, एक एक व्यक्ति को जो प्रभावित श्रेणी में आते थे उनको सरकार द्वारा सुविधा दी गई है। लैंड से संबंधित विषय को भी अब सुविधा दिया गया है बहुत जल्दी। और ये पहली बार है आपदा में अभी तक के मानकों के अनुसार सर्वाधिक धनराशि अगर कहीं दी गई है तो जोशीमठ आपदा में दी गई। और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई पर सांसद अजय टम्टा ने प्रभावितों की पैरवी करने की बात कही है। सांसद अजय टम्टा ने कहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में NH और स्टेट हाईवे में हो रही कार्रवाई पर सरकार संवेदनशील है, सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है। सांसद अजय टम्टा ने कहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और पार्टी नेताओं ने आपसी बातचीत की है और कार्रवाई होने से लोगों के रोजगार और रहन सहन प्रभावित होगा। ऐसे में सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है। उच्च न्यायालय के माध्यम से वहाँ रिट अप्लाई हुई और उच्च न्यायालय ने इन चीज़ों को संज्ञान लिया और उसके उपरांत उस पर एक्शन लिया। अब हमारा यही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी और हमने भी सब लोगों ने आपस में राय लेकर यही कहा है कि ये सभी लोग हमारे अपने लोग हैं और इनको किसी तरीके से राहत मिलनी चाहिए।
चाहे वो NH के गाइडलाइन के अनुरूप नहीं भी बने हैं, तो उनके रोजगार, उनका रहन सहन प्रभावित होगा। तो हमारी तरफ से भी, हाँ, क्योंकि अब न्यायालय का मामला है, सरकार को भी पैरवी करनी है। और डेंगू की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार ने अब नया प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें कोविड की तरह डेंगू रोकथाम के लिए रणनीति बनाई गई है। एक के बाद एक जगह से डेंगू के 10 से अधिक मरीज मिलने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाएंगे, जहां पर प्रत्येक घर में लार्वा नष्ट करने के लिए सफाई अभियान के साथ फॉगिंग की जाएगी और प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नामित होंगे। देहरादून में रोजाना डेंगू के मामले बढ़ने पर नगर निगम के 100 वार्डों में रोकथाम के लिए नए प्लान पर काम होगा और प्रदेश में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 1130 पहुंच चुका है और इसमें 655 मामले देहरादून जिले के बताए जा रहे हैं। और पौड़ी नगर पालिका की सभासद अनीता रावत ने नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम पर अभद्रता के आरोप लगाए हैं। अनीता का आरोप है कि वो शहर में बंदरों के आतंक की शिकायत को लेकर वो नगर पालिका अध्यक्ष के पास गई थी और इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने उनके साथ बदतमीजी की है। सभासद ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि जो इन्होंने आज मेरे साथ अभद्रता की है। 5 साल से मैं उनकी इस प्रताड़ना को झेल रही हूँ और आज की डेट में मैंने इनके खिलाफ पहले भी एक कार्रवाई की थी, शिकायत पत्र दिया था एसपी मैडम से लेकर महिला आयोग तक, परंतु इनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, इसलिए क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं था। परंतु आज मेरे पास वीडियोस भी हैं और नागरिक कल्याण मंच के वरिष्ठ लोग मेरे साथ खड़े हैं और मेरे पास जो वीडियोस हैं उसमें साफ दिख रहा है कि ये किस तरह से इनकी अभद्रता प्रदर्शित हो रही है। इनका मेन जो कहना है कि मेरी नगर पालिका, मैं पौड़ी की जनता से और बीजेपी सरकार से ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या वास्तव में नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम की वो नगर पालिका है या बीजेपी सरकार की वो नगर पालिका है? 2003 से अध्यक्ष रहा हूँ और ऐसे कई पार्षदों ने मुझ पे जो है आरोप लगाते रहे हैं। केवल लोगों को ये है कि इनसे विकास काम नहीं देखे जा रहे हैं, जो मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और मेरे अनुभव के नाते पौड़ी में काम हो रहे हैं। वो मेंबर जो है कभी भी जो है नगर पालिका में बहुत कम आती है और कल उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है कि मैं अध्यक्ष के कमरे में आकर क्या करूंगी। तो ये चुनावी हथकंडा अपनाया जा रहा है और उनके साथ नागरिक कल्याण मंच से मैं कहना चाहूँगा कि वो नागरिक कल्याण मंच नागरिकों का है या कांग्रेस के लोग उसमें सम्मिलित होकर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और आपने और वीडियो भी देखे होंगे, उस वीडियो को भी आप देखिए। कुछ लोगों के द्वारा, चाहे वो पत्रकारिता से जुड़े हों या कोई आम लोग हों, कुछ नागरिक कल्याण मंच के, वो सिर्फ बदतमीजी की बात कर रहे हैं। मेरे सामने आए थे और उन्होंने एक लेटर मुझे दिया है जिसमें उनके द्वारा एक शिकायत की गई। इस संबंध में उन्हें यही मेरी तरफ से सजेस्ट किया गया है कि एसएसपी पौड़ी स्तर पर इस समस्या को महिला थाने या महिला परिवार के उसमें दर्ज करवाते हुए कार्रवाई करने के लिए घोषित किया जाए। और केदार घाटी में विगत 2 दिनों तक हुई बेमौसम बारिश और हिमालयी क्षेत्रों में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद चटक धूप निकलने से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम खुशनुमा होने से के कारण केदारनाथ, मदमहेश्वर व तुंगनाथ धामों में यात्रा व्यवस्थाओं में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को राहत मिली है। मौसम खुशनुमा होने के बाद केदारनाथ, मदमहेश्वर व तुंगनाथ धामों में तीसरे चरण की यात्रा ने गति पकड़ ली है और प्रतिदिन सैकड़ों तीर्थयात्री तीनों धामों में पहुंचकर पुण्य अर्जित कर विश्व समृद्धि की कामना कर रहे हैं। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जौनसार बावर के आराध्य 4 महासु पर आधारित हारुल वीडियो का विमोचन किया गया है। वीडियो का विमोचन राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने संयुक्त रूप से किया है और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश की संस्कृति पूरे देश में विख्यात है और इस पर हम सबको गर्व करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कलाकारों के लिए सरकार द्वारा मानदेय भी बढ़ाया गया है। कलाकारों के आने जाने के लिए यात्रा में वृद्धि भी की गई है। उन्होंने बताया कि आगामी 18 सितंबर को महासु मंदिर हनोल में जागड़ा पर्व भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है।
वो आज अभी उन्होंने चालदा महाराज के यहाँ अपना भंडारा रखा है और हनोल में भी जो रखा है। और मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूँ कि महाराज जी जिस तरह से हमारे आराध्य देव को प्रचलित कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और उनका प्रसार कर रहे हैं, पूरे हम जैसे सोच रहे हैं सभी क्षेत्रवासी कि वो पांचों दान में विकसित होगा, इसी प्रकार से विकसित होगा। और हमें सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग इसी तरह से महाराज जी का सहयोग करें। आज जो है जौनसार की और रवाई की संस्कृति देखने का मौका मिला, भाबर की संस्कृति देखने का मौका मिला और हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने इसका लोकार्पण किया। बहुत अच्छा लगा उनको और बड़ा उत्साह का संचार किया उन्होंने। और अपने जितने भी कलाकार हैं सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। बहुत अच्छा मंचन किया और वास्तव में उन्होंने सबका मन मोह लिया है। और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार के हमारी संस्कृति जो है आगे बढ़े और संस्कृति उजागर हो। और इसके साथ साथ बहुत हमने पेंशन भी बढ़ाई है, कलाकारों का मानदेय भी बढ़ाया है, भत्ता भी बढ़ाया है। तो आज वो सब चीज़ों की यहाँ पर घोषणा हुई। और उत्तराखंड के सतारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल और विधायक प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे ने टीकाकरण अभियान का उद्घाटन किया है। और इस मौके पर जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने कहा है कि सतारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत सभी नवजात शिशुओं को समय से टीका लगाया जाएगा। और बागेश्वर के पचना गांव के निवासी बैजनाथ थाना अध्यक्ष के खिलाफ उतर आए हैं, जिसको लेकर अब ग्रामीण एसपी दफ्तर पहुंचे हैं और थाना अध्यक्ष के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि किसी ने सीसी मार्ग को ध्वस्त कर दिया था। वही शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे और बिना दस्तावेज देखे ग्रामीणों के साथ अभद्रता की है। बहरहाल एसपी अक्षय कोंडे ने मामले की जांच का भरोसा दिया। हमारे खिलाफ उन्होंने कल 7 तारीख को 12-1 बजे किसी महिला द्वारा उनसे कह के 112 में कॉल करवा के वहाँ पर पुलिस बुलाई गई, जिसकी सूचना मुझे महिला द्वारा मिली गई। मैं उसके बाद 1 घंटे बाद वहाँ पहुँचा साइड में, तो मेरे आने तक इन्होंने हमारे वहाँ एक सीसी मार्ग और नाली निर्माण बनना, वो जो महिला और उसके पति उमा भेड़ा और उसका पति रमेश चंद सिंह ने और पुत्र बहादुर सिंह जी ने वो वहाँ पर नाली और सीसी मार्ग पूरी तरह तोड़ दिया। जो पचना ग्राम है उसमें सड़क को लेके जो आपसी विवाद हुए होंगे, उस चीज़ को लेके एक एफआईआर बैजनाथ थाने में लिखी गई और इसमें ग्रामीणों द्वारा तथा प्रधान जी द्वारा एसओ बैजनाथ कुंदन रेतोला के खिलाफ कुछ एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। तो जो एफआईआर हमारे सामने है उसमें कुछ संदिग्धता प्राप्त होने के कारण उसकी इन्वेस्टिगेशन हम कहीं और से करवा रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों को भी समझाया जा रहा है कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना लेते हुए शांततापूर्वक जो विरोध उन्होंने प्रकट किया है उसको एड्रेस किया जाएगा। और पहाड़ों की रानी मसूरी में पेड़ों की कटान रोकने के लिए मसूरी डीएफओ वैभव कुमार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। मसूरी डीएफओ वैभव कुमार ने माल रोड, तिलक रोड और चार्लिन होटल के सामने चल रहे निर्माण और काटे गए पेड़ों का निरीक्षण किया है। इस दौरान एसडीओ वन विभाग के अधिकारियों को पेड़ काटने की अनुमति दिए जाने पर जमकर फटकार लगाई। देखिए, कल हमें थोड़ी सूचना मिली थी स्थानीय लोगों से, उनके द्वारा इस जो पेड़ है इसको खतरनाक वृक्ष के तौर पर अनुमति दी गई थी, जिस पे स्थानीय लोगों के द्वारा आपत्ति की गई। आपत्ति के उपरांत तो ये निर्णय लिया गया कि आज मेरे द्वारा स्वयं इसका स्थलीय निरीक्षण किया गया है और स्थलीय निरीक्षण के उपरांत ये हमारे द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो खतरनाक पेड़, देखिए बहुत ही एक सब्जेक्टिव एक टर्म है और जो हमारी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी प्राविधान ये है कि वैसे खतरनाक पेड़ के लिए अनुमति डिनाई नहीं की जाती, परंतु क्योंकि ग्रीन कवर को मेंटेन करना भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है, इसलिए इस प्रक्रिया में हम अब सुधार करेंगे आगे से। और उधम सिंह नगर के गदरपुर में एनडीआरएफ मुख्यालय में सेकंड इन कमांडर रविशंकर बादनी मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने आपदा के मद्देनजर हमेशा मुस्तैद रहने की बात कही और आपदा से निपटने के लिए तैयारियों की जानकारी भी दी। कल शाम से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और राज्य में येलो अलर्ट है, हालांकि घबराने की कोई ऐसी स्थिति नहीं है, ऑरेंज या रेड अलर्ट नहीं है,
लेकिन ये मौसम में जो ये डेवलपमेंट हुआ है इससे कुछ क्षेत्रों में जैसे कि नैनीताल है, हल्द्वानी है, जसपुर, काशीपुर, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। कुछ क्षेत्रों में 85 mm से भी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। एनडीआरएफ की टीमें हमारे बटालियन हेडक्वार्टर गदरपुर से भी हम लगातार संपर्क में हैं सभी जिलों के, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव राज्य आपदा केंद्र देहरादून में भी इस समय लगातार संपर्क में है। आरोकी मठ में बंदरों के आतंक से स्थानीय परेशान है। स्थानीयों ने एसडीएम के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है और बंदरों से निजात दिलाने की मांग की है और समस्याओं का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी इस दौरान वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई है। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर स्थानीय लोग लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बंदरों के आतंक से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने ये प्रदर्शन किया है और लगातार एसडीएम के जरिए सीएम को ज्ञापन भेजा जा रहा है। बंदरों से निजात दिलाने की मांग स्थानीय लोगों की है। यहाँ पर जो है ज्ञापन दिया जा रहा है 1 हफ्ते का, हम यहाँ पर इनको उसके बाद फिर अल्टीमेटम दिया जाएगा और उसके बाद हम जो है यहाँ पे आंदोलन के लिए कोई भी उपाय नहीं हुआ है। हमारी महिलाओं को, हमारी स्कूली बच्चों जो है यहाँ पर जो है। और रामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर लोगों के घर और दुकान उजाड़ने जाने से लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। आक्रोशित लोगों ने रोजगार बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की है और इस दौरान लोगों ने कहा है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान लोगों ने इस कार्रवाई को जल्द से जल्द रोके जाने के लिए उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर अतिक्रमण की कार्रवाई के खिलाफ लोगों में रोष है, गुस्सा है और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपते नजर आ रहे हैं स्थानीय लोग। रोजगार बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन जारी है और लगातार मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है। अतिक्रमण के खिलाफ लोगों में ये गुस्सा और प्रदर्शन करते नजर आ रहे लोग एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपते नजर आए लोग। रोजगार बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन लोगों का जारी है। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर के आज तमाम संगठनों के लोगों ने और जनता ने यहाँ पर अपना मांग पत्र पेश किया है और सरकार से निवेदन किया है कि किसी का भी घर ना तोड़ा जाए, किसी की दुकान ना उजाड़ी जाए और जो भी व्यक्ति जहाँ पर रह रहा है उसे वहीं पर मालिकाना अधिकार दिया जाए। और बीते दिनों उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पौड़ी में श्रीनगर रोड में अवैध 34 दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया था, जिसके बाद से ही अतिक्रमण धारक लगातार खुद को विस्थापन करने की मांग जिला प्रशासन व नगर पालिका से करते आ रहे हैं। अतिक्रमण धारकों का शिष्टमंडल गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत से मिला और उनके द्वारा खुद को विस्थापन करने की मांग उनके समक्ष रखी गई, जिसके बाद गढ़वाल सांसद द्वारा उनके सकारात्मक आश्वासन दिया गया है उन्हें। वह इस पूरे मामले में तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि इस संबंध में शासन स्तर पर बात कर इन दुकानदारों के हक में फैसला लेने की कवायद शुरू किया जाएगा। यहाँ पे पौड़ी में अतिक्रमण में दुकानें टूटी गई थी, 32 दुकानें टूटी गई थी और सारे ये लोग यहाँ पे माननीय सांसद महोदय जी को यहाँ पे मिलने के लिए आए थे और माननीय सांसद जी महोदय द्वारा जो उनको पूरा आश्वासन दिया गया कि जो कोर्ट के आदेश थे, कोर्ट के आदेश के आगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उनके द्वारा आज जो है उनको पूरा आश्वस्त कर दिया गया है कि उनके लिए हम जो है कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे और उनको जो है दुकानें हम देंगे। स्वाभाविक उन लोगों को कष्ट होना, उनका जो उससे पूरी अपनी जो जीविका चलती थी वो बंद हो गई है, तो कष्टकारी तो है ही। विस्थापन की मांग भी ये कर रहे हैं? निश्चित तो विस्थापन की बात हुई है तो मैंने विषय हुआ, नगर पालिका चेयरमैन था तो उन्होंने कहा इस बारे में हम सोचेंगे। और उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत नवनियुक्त NRLM और CLM कार्मिकों का 2 दिवसीय क्षमता विकास अभिमुखीकरण कार्यशाला विकास भवन सभागार कक्ष में मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।
वही कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी ने NRLM एवं CLM कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की विशिष्टताओं का स्थानीय इकाइयों के माध्यम से जानकारी रखना आवश्यक है। वहीं उन्होंने कहा कि आजीविका के क्षेत्र में वंचित महिलाओं को जोड़ने के सार्थक प्रयास किए जाए। ग्रामीण क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियों की निर्भरता के साथ आय सृजन के अधिक से अधिक प्रयास किए जाए ताकि स्थानीय उत्पादों को उचित बाजार मिल सके। महिला समूह को आत्मनिर्भरता की ओर कार्य करवाए जाए। और मसूरी में टैक्सी स्कूटी संचालकों की मनमानी को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। साथ ही पुलिस के कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल मसूरी गांधी चौक पर पूर्व में टैक्सी स्कूटी संचालक द्वारा पार्किंग संचालित की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब राष्ट्रीय राजमार्ग गांधी चौक से लाइब्रेरी बस स्टैंड जाने वाली सड़क के दोनों ओर टैक्सी स्कूटियों को खड़ा किया जा रहा है, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है और लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस और आरटीओ द्वारा अवैध रूप से संचालित टैक्सी स्कूटियों पर कार्रवाई न करने के वजह से ये जो स्कूटी चालक हैं उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। स्कूल के अगर कोई भी बच्चा लेने छोड़ने आता है तो उसके पास ना तो स्कूटी लगाने की जगह होती है, ना बच्चे को ले जाने के लिए कोई जगह रहती है। तो क्या बोलते हैं इसमें? तो हम ऐसा कहते हैं सर कि ये जो टैक्सी जो परमिट की स्कूटियाँ हैं इस तरफ इधर लगनी नहीं चाहिए, इसकी जहाँ जगह है इसको वहीं पे लगा देना चाहिए। पुलिस चौकी तो सर आप वो देख तो रहे हैं, आप हाल देख ही रहे हैं, कोई पुलिस वाला सामने खड़ा नहीं होता है। अभी वो गए हैं चौकी इंचार्ज, तो उन्होंने कहा इनका तो ऐसे होता रहता है, चलते रहो आप। यहाँ पे स्कूल के बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, स्कूटी लगाने की जगह नहीं है, ट्रैफिक काफ़ी नीचे तक पहुँच जाता है, गाड़ियों में बच्चों को चोट लगने का डर है क्योंकि स्कूटी ऐसे खड़े कर देते हैं। अब ये देखिए आप यहाँ पे बैठ रहे हैं, ये यहीं पे सारे लड़के बैठे रहते हैं, कोई भी ऐसा लड़का है, सारे स्टूडेंट हैं, ये इन्होंने अपना काम धंधा छोड़ रखा है, इसलिए यहाँ पे बैठे रहते हैं। अब आप नीचे जो भी हमारे टैक्सी में कस्टमर आते हैं उनको ये आने नहीं देते हैं, यहीं पे सारी बैठा लेते हैं। और इस बीच वक्त एक छोटा सा ब्रेक का।